आइए आज एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ अन्य उदाहरण जो दिए गए हैं, सम अदर एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। इसके पहले हम आपको टेंस का, जैसे 8 टेंस की पैसिव वॉइस जो बनाई जाती है, 4 की नहीं बनती है, ये 8 टेंस हम आपको बता चुके हैं, पीछे पढ़ा दिया गया है और 4 दिन में हम पढ़ाए हैं 4 पार्ट में। ठीक, तो जिसकी वीडियो भी अपलोड है, जैसे अगर किसी का छूट गया तो आप वहाँ से देख भी सकते हो। क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से। बाकी आज देखेंगे कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मतलब बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं। कभी कभी बाई नहीं लगता है, एट लगता है, इन लगता है, ये सब लगता है, विथ लगता है, तो कब लगता है ये जानेंगे, एट, इन, विथ, टू, ये सब भी जानेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल जो इसमें दिए कि एक्सीलेंट में, पूरा एक तरफ से समझते चलते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस दिया, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों, इल्डर्स माने होते बड़े लोग या बुजुर्ग लोग, हमें अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक, ये अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इल्डर्स माने उम्र में बड़े हों या बुजुर्ग हों, उनको इल्डर्स कहते हैं। तो हम पैसिव वॉइस में यही कहेंगे, आवर इल्डर्स ऑब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद शुड के साथ हम बी लगा देते हैं। देखिए शुड है, उड है, कैन है, मे है, इन सभी के साथ बी लगता है। मतलब कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, उड, ये मॉडल एग्जालरी कहे जाते हैं। तो मॉडल एग्जालरी बिल सेल भी है, मॉडल एग्जालरी भले टेंस में आता है, तो जो नियम बिल सेल के साथ लगेगा वही बिल का पास्ट टेंस उड, सेल का पास्ट टेंस शुड के साथ भी वही लगेगा, बी ही लगेगा। क्लियर, वो प्रेजेंट टेंस में मतलब कि सेल का पास्ट टेंस शुड है, बिल का पास्ट टेंस शुड है, तो उड शुड के साथ भी बी लगता है, तो इसलिए यहाँ शुड भी लगा दिया गया। ओबेड बाय अस। यू मस्ट फिनिश द वर्क, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू, यानी कि मस्ट रहेगा तब भी बी लगा देना है। क्लियर हो गया, शुड के साथ भी पैसिव वॉइस में भी लगेगा, मस्ट साथ भी लगेगा। ही कैन डू द वर्क, तो द वर्क कैन बी डन बाय हिम, तो देखिए कैन के साथ भी बी लगता है। क्लियर, अगला है सी में टेक सम जूस, तो सम जूस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना मे बी टेकन बाय हर, वह कुछ जूस ले सकती है या पी सकती है, तो हो जाए कुछ जूस उसके द्वारा लिया जा सकता है। तो देखिए मे के साथ भी बी लगा है, तो 8-2 भी देखिए मॉडल एग्जालरी है, ये मॉडल एग्जालरी का एक एग्जाम्पल दिया है, सबके साथ बी लगेगा जितना एग्जाम्पल दिया है। तो दे 8-2 सर्व द पुअर, तो द पुअर 8-2 बी सर्व्ड बाय देम, 8-2 के साथ भी बी लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। अब देखिए इतना आपको याद कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर आप चाहे तो लिखना चाहे तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल एग्जालरी कोई भी रहेगा, जैसे कैन है, कुड है, मे है, शुड है, उड है। ठीक है, बिल सेल तो आप पढ़े भी हैं लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं। इन सभी के साथ पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये इसका रूल है। ठीक, मॉडल एग्जालरी रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, वुड, शुड, मस्ट, 8-2, ये सभी के साथ भी लगता है। अगला है द पुअर दे आर टू सर्व, ये तो हो गया। वी हैव टू ब्रिंग द बुक, देखिए एक और भी एग्जाम्पल दिया गया, वी हैव टू ब्रिंग द बुक, हमें किताब लाना पड़ता है। ठीक, ब्रिंग मन लाना। तो अब यहाँ देखिए क्या कर देख रहे हैं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया, हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक ना, तो इसमें क्या किया जाता है, हैव टू के साथ बी लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। तो द बुक्स हैव टू बी ब्रॉट बाय अस, किताब हमारे द्वारा लानी पड़ती है। अब देखिए इसका एक रूल ये है कि पैसिव वॉइस बनाने का, अगर हैव टू, हैज टू, हैड टू, तीनों बता दे रहे हैं के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पैसिव वॉइस में जानते क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा या हैज रहेगा या हैव जो भी रहेगा, उसके साथ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टू के साथ हम बी लगा देते हैं, बर्फी कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। यानी कि जो नियम हम बिल सेल वुड शुड मस्ट 8-2 के साथ लगाते हैं, तो वही नियम हैज, हैव, हैड के साथ भी लगाते हैं, यानी कि इनके साथ टू जब रहता है तब भी लगाते हैं, तो टू भी हो जाता है। क्लियर, अब बर्फी थर्ड फॉर्म। आगे है आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि आई एम के साथ ING नहीं आया है। ठीक ना, क्या आया है, आई एम के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया। तो अगर इसका भी रूल जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, इज, आई एम केवल हम सब बता दे रहे हैं, इज, एम, आर, वाज है, वर है, ये सभी कुछ भी हो, इनके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया रहेगा, तो आप पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं,
फिर उसके बाद बाई करके ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। क्लियर। उदाहरण देखते हैं। आई एम टू डू दिस वर्क, माने मुझे यह कार्य करना है, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना है। तो यहाँ क्या है कि देखिए दिस वर्क के बाद जो है इज लगता है, आई के साथ भले एम लगा है तो इसलिए, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू डू का टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कुल मिला के इतना शार्ट कट जान लीजिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहता है किसी वाक्य में ना, तो उस मतलब वर्क के बाद तुरंत टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, या हैज हैव हैड हो या इज एम आर वाज वर हो, ठीक, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो उसके बाद जो लिखा जाता है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ दिस वर्क लिखा गया, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है। टू क्या है आपका इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनिटिव कहते हैं, वो मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इन्फिनिटिव यानी सीमाहीन क्रिया इसकी हिंदी होती है, या ठीक, तो सीमाहीन क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया का जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए पैसिव वॉइस भी हम इन्फिनिटिव का ही बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भले सब्जेक्ट बना देंगे, तो पैसिव इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, हमको लिखना पड़ता है। क्लियर। आगे देख लेते हैं। पीपल से दैट गुड आर ऑनर्ड, लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का सम्मान किया जाता है, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, देखिए अब यहाँ भी एक अलग रूल आ गया, देखिए इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। पीपल से माने लोग कहते हैं, से आपका वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, लेकिन ग्रामर का एक रूल यह भी है कि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट दिया रहता तो तभी तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ एक शब्द नहीं दिया गया है, पूरा एक वाक्य दे दिया, क्लाज दे दिया, दैट से जोड़ा गया ना भाई, द गुड आर ऑनेस्ट, अच्छे लोगों को सम्मान किया, तो ये वाक्य है, दैट से जोड़ दिया गया। जब वाक्य दैट किसी कंजक्शन से जोड़ दिया तो उसको हम कहते हैं क्लाज, ठीक ना। तो अगर ग्रामर का रूल है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द ना होकर पूरा क्लाज आ जाए, यानी कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, क्लियर, तो हम क्या करते हैं कि क्लाज का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक, केवल क्लाज के पहले तक का हम बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हम यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो ऑब्जेक्ट को हम इट मान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इट हम यहाँ इससे के बाद मान लेंगे तो देखिए पैसिव वॉइस में इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट इट कर दिया गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसीलिए इट के साथ इज लग जाता है, इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर लगता है, तो इट इज लग गया, से का थर्ड फॉर्म सेड हो गया, इट इज सेड। अब एक बात यह भी ध्यान देना, अगर जैसे क्लाज रहता है ना, सब्जेक्ट हम इट मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इट सब्जेक्ट मान लिए, वहाँ ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट मान, लेकिन ये शुरुआत वाला सब्जेक्ट हम तब नहीं लिखते हैं, शुरुआत वाला सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं सब्जेक्ट शुरुआत वाले, लेकिन वहाँ पूरा क्लाज दिया ऑब्जेक्ट के लिए, तो जब वहाँ एक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा क्लाज है, तो इसीलिए हम इसको भी एक शब्द को वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, वही क्लाज उठा के लाके लिख देते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए हो गया इट इज सेड दैट, इट इज सेड का केवल पीपल से में इट इज सेड कर दिया गया, बस बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पूरा क्लाज की जरूरत है, तो इट इज सेड कर दिया गया, उसके बाद दैट लगा के जैसे ऊपर है जो वही जोड़ दिया गया, दैट द गुड आर ऑनेस्ट, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, और ये बाय पीपल तो बिल्कुल नहीं लिखना है। क्लियर हो गया ना बात। क्योंकि दूसरे से जब कहोगे पैसिव वॉइस में, कैसे कहोगे बताओ, हिंदी फिर से देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे लोग सम्मानित किए जाते हैं, तो पैसिव वॉइस हम यही कहेंगे, कहा जाता है कि अच्छे लोग सम्मानित किए जाते हैं, तो कहा जाता है कहेंगे इट इज सेड होता है, इट माने यह भी होता है, लेकिन ऐसे कैसे यह कहा जाता है कि, लेकिन यह कोई कहना जरूरी नहीं है, कहा जाता है कि इट इज सेड दैट गुड आर ऑनेस्ट, कहा जाता है कि अच्छे लोग सम्मानित होते हैं, बाय पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लोग ही कहेंगे कि अच्छे लोगों को सम्मानित किया जाता है, लोग ही तो कहते हैं, इसलिए लोग उसमें सब कन्फर्म है, लिखने की जरूरत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ नोट पॉइंट दिया भी गया है, जो उदाहरण दिए गए थे उसके बारे में रूल्स थोड़ा सा जानकारी भी दी गई, देख लेते हैं। अच्छा पीछे वाले दिया गया जानकारी जो पढ़ाया गया आपको, नोट देख लेते तीनों। कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, पीछे भी बताया गया था आपको। दूसरा नोट करें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब माने जानते क्या होता है, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक। जैसे ही रीड्स ए बुक, तो रीड के साथ ए बुक
पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब, ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सी लाफ्स हुआ, हंसती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब, केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की ही पैसिव वॉइस बन सकती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब माने आकर्मक क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो, वाक्यों की इन नहीं, आकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो पैसिव वॉइस नहीं बनती है। भाई ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो मान लीजिए व्हाट आ गया तो व्हाट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तब भी बन सकती है। हुम आ गया तब भी बन सकती है, क्योंकि हुम हु का ऑब्जेक्ट ही होता है, तो बाकी अन्य जगहों पे बन ही नहीं सकती। ठीक, अब तीसरा नोट कह रहा है कुछ वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना, इससे बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसमें आपको क्या करना है, समझा देना अच्छे से। कह रहा है कि नोट नंबर 3 को आप रूल कर लेना, ऐसे इसको रूल डाल के लिख लेना, बाद में अपने नोट्स में बढ़ा लेना। ठीक, रूल इसको बना लेना है। तीसरा जो नोट है, नोट मतलब से गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, टिप्पणी भी कहते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है देख लेना कि कुछ कह रहा है कि पैसिव वॉइस में कुछ वर्ब के बाद जो है बाई की प्रीपोजिशन के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाई क्या है, बाई एक प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक शब्द है, लेकिन बाई तो लगता है पैसिव वॉइस में, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, क्या कर बाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज लोग भाई बनाए हैं नियम कि ये क्रिया हैं, इनके साथ यही प्रीपोजिशन फिक्स है, जो वो फिक्स कर दिए हैं वही लगेगा, हम उसमें कुछ अलग कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हिंदुस्तानी हम लोग हैं, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, जो उनका रूल है हमको उसी के अनुसार अंग्रेजी में चलना पड़ेगा, हिंदी में अपने अनुसार चल सकते हैं। क्लियर। ठीक, तो देखते हैं कि आप बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन कौन कौन से लगते हैं, कब लगते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, क्रियाओं को हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, क्यों लगते हैं उसको भी मैं कारण बता देता हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक, देखो कह रहे हैं कि सरप्राइज्ड शब्द ध्यान दीजिए, जिसका मीनिंग नहीं आता आप नोट कर लेंगे। सरप्राइज्ड माने आश्चर्यचकित होता है, और आस्टानिश्ड माने भी आश्चर्यचकित होता है। ठीक ना, पहले अर्थ जान लीजिए, अभी बता दे रहे हैं इसका। डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश, डिस्ट्रेस्ड माने होता है कष्ट पहुंचाना, डिस्प्लीज्ड माने होता है अप्रसन्न होना, अलार्म्ड माने होता है भयभीत होना या डर जाना, खतरे का संकेत होना। ठीक है, के बाद पैसिव वॉइस में एट लगता है। इतनी क्रिया आपको याद करना है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, 6 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगेगा, एट लगेगी, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, अब क्यों लगेगा एट, थोड़ा सा हम और भी अपना ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे मुझे याद है, बिना याद किए आप भी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, परीक्षा में याद आ जाए। ठीक है, देखिए सरप्राइज्ड माने क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। एट माने क्या होता है, एट माने पर, जैसे वह दरवाजे पर, ही इज एट द डोर। क्लियर, घर पर, एट होम, तो एट माने पर। अब देखिए किसी पॉइंट ऑफ प्लेस या पॉइंट पर बताने के लिए एट लगता है, बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु के लिए या निश्चित स्थान के लिए एट लगता है। ठीक ना, अब आश्चर्यचकित होगा आदमी किसी चीज़ पर ही होगा, तो इसलिए एट ही लगेगा। अब आप यह भी सोच सकते हो आन भी लगता है पर के अंग्रेजी, आन क्यों नहीं लगेगा। आन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आन का प्रयोग जो है, पहली बात तो पैसिव वॉइस में आन बताया नहीं गया है, एट बताया गया है। एक ये भी ट्रिक आप जान सकते हो अगर नियम ना जानो। और दूसरी बात, आन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और उसको छुए हुए हो, जैसे किताब मेज पर है तो यहाँ दब्बू की जान द टेबल लगेगा। यहाँ तो ऐसी बात नहीं बताया जा रहा, छूने होने वाली बात, भाई किसी बात पर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो एट माने पर। क्लियर हो गया। अब देखिए एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित होता है, इसलिए इसके साथ भी एट ही लगेगा। ठीक, और इसी का सिनोनिम्स एक और बता दे रहा हूँ, वंडर्ड, WONDERED, अगर बाई चांस ये आ गया तो इसके साथ भी एट ही लगेगा, क्योंकि आश्चर्यचकित होने के जितने अंग्रेजी है सबके साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। एक यह भी जान लो फिक्स प्रीपोजिशन की, अंग्रेज लोग जो बनाए हैं ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, तो जब एक जैसे उनके अर्थ होते हैं तो इसलिए एक जैसे प्रीपोजिशन भी लगते हैं। ठीक, तो आपको यह समझना सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, इन सभी के साथ एट लगता है, क्योंकि किसी चीज़ पर ही हम आश्चर्यचकित होते हैं। अच्छा, डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश होना, तो निराश भी आदमी किसी पर ही होगा, किसी बात पर होगा, किसी बिंदु पर होगा ना,
तो उसके लिए पर का अंग्रेजी IIT लगेगा। अब डिस्ट्रेस्ड माने होता है कष्ट पहुंचाना, किसी बात पर ही किसी को कष्ट पहुंच जाता है, कष्ट होना या कष्ट पहुंचाना, ठीक है, तो डिस्ट्रेस्ड होता है। और डिस्प्लीज्ड माने भी अप्रसन्न होना, नाराज होना, तो किसी से आदमी किसी बात पर ही नाराज हो जाता है, तो इस डिस्प्लीज के साथ भी IIT लगेगा। और अलार्म माने भयभीत होना, किसी बात पर ही आदमी भयभीत हो जाता है। वैसे अलार्म बजने पर भी आदमी अलार्म्ड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, अरे 4 बज गया, अलार्म बज गया, अब तो मुझे उठना है, मेरी नींद तो अब नहीं हो सकती है, खतरा है नींद पर, नहीं उठेंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? तो अलार्म माने भी एक हिसाब से क्या, खतरे का संकेत होना या भयभीत होना। क्लियर? चलिए, तो आई होप समझ में आ गया। तो इन सभी के साथ IIT लगेगा, आपको याद होना चाहिए, पूछने पर बताना पड़ेगा आपको। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इनके साथ बाई के स्थान पे IIT लगा के दिया। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो मी का आई हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और होने के नाते एक साथ वाज लगा दिया, सरप्राइज्ड, अब बाई की जगह क्या लगा दिया गया, IIT। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, मैं तुम्हारी बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कहूँगा मैं तुम्हारी बुद्धि के द्वारा नहीं, बुद्धि पर आश्चर्यचकित हुआ। हिंदी में भी हमारे द्वारा नहीं आ रहा तो हम बाई नहीं लगाएंगे, पर ही लगाएंगे। क्लियर हो गया? एक बात यह भी जान लो, ये आपका प्रीपोजिशन में तो मतलब एक्टिव पैसिव में तो आ ही सकता है आपका पैसिव वॉइस में कि भाई बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन। ये आपका जो प्रीपोजिशन भरने के लिए नहीं आता, करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करो, वहाँ भी आपको दे सकता है। सरप्राइज के बाद कोष्टक में IIT दे देगा, बाई दे देगा, कह देगा दोनों में से एक भरो, तब आपको IIT ही भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पढ़े हो तो वहाँ भी आपको प्रीपोजिशन भरने में भी काम दे देगा। ठीक, तो दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक, हीज सक्सेस एस्टानिश्ड अस, तो हो जाएगा वी वर एस्टानिश्ड एट हीज सक्सेस, हम उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित हो गए, तो पर आ रहा है इसमें। हीज कंडीशन डिसअपॉइंटेड में, उसकी दशा मुझे निराश कर दी, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हीज कंडीशन में, उसकी दशा पर क्या हो गया, निराश हो। किसी की बहुत खराब दशा है, बचने की आशा नहीं, तो आप क्या होते हैं, निराश हो जाते, लगता है बचेगा नहीं। हीज डिफीट डिस्ट्रेस्ड में, उसकी हार ने मुझे कष्ट पहुंचाया, तो हो जाएगा आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट, मुझे उसकी हार पर कष्ट पहुंचा, ऐसे कहोगे आप, तो पर आ रहा, IIT ही लगेगा। आगे देखते हैं, ये अगला एग्जाम्पल है, हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड द टीचर्स, उसका असभ्य व्यवहार ने अध्यापकों को डिस्प्लीज माने नाराज कर दिया, नाखुश कर दिया, तो हम यही कहेंगे द टीचर वर डिस्प्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, अध्यापक उसके असभ्य व्यवहार पर क्या हो गए, नाराज हो गए, तो व्यवहार पर ना नाराज हो गए। देन अगला है दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, यह समाचार उसके पिता को भयभीत कर दिया। कोई पिताजी अचानक कोई समाचार सुन के डर गए, अरे ये कैसा समाचार, तो वही चीज़ करें कि हिज फादर वाज अलार्म्ड एट हिज दिस न्यूज, उसके पिता इस न्यूज़ पर क्या भयभीत हो गए, तो किसी चीज़ पर ही आदमी भयभीत होता है, तो ये तरह से समझ के आप IIT लगा सकते हैं। चलिए अगला रूल हम देख लेते हैं, 2 क्रियाएं हैं। नोन माने होता परिचित होना, जानना किसी को, नोन, ठीक है। अननोन, कल कहते हैं मोबाइल में अननोन कॉल आ रहा, अपरिचित कॉल, तो नोन, अननोन माने अपरिचित, नोन माने परिचित। नो माने जानना, किसी से को आप जानते हैं यानी आप उससे क्या हैं, परिचित हैं, तो नोन माने परिचित होना या जानना। ओब्लाइज्ड माने क्या होता है, आभारी होना, कृतज्ञ होना, आभारी होना, ठीक। और करें इनके बाद पैसिव वॉइस में टू आता है, क्या आता है, टू, और बाय वही नहीं आएगा। केवल 2 क्रिया आप आराम से याद कर सकते, नो और ओब्लाइज्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो वाला पेपर में कई बार आया है, कई बार आया, आप अंसाल उठा के देखोगे, ठीक है। जैसे आया था आई नो हिम वेरी वेल, तो ही इज नोन वेरी वेल टू मी या नोन टू मी वेरी वेल, नो के साथ टू लगता, बाई लगाओगे गलत हो जाएगा। क्लियर, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया, तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान देना। अब जैसे एवरीबॉडी नोज गांधी जी, देखिए दिए गए ना, तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है, तो गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति से जाने जाते हैं, हर आदमी जानता है गांधी जी भाई भारत के महान राष्ट्रपिता हैं, ठीक है ना, ग्रैंड फादर ऑफ नेशन है। तो देखिए नो के साथ बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा। अब इसको भी ट्रिक जान लीजिए, क्यों जाना जाता है। टू माने होता के लिए, ठीक है, या टू माने को भी होता है, जैसे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है, क्लियर, या तो इस तरह से को या के लिए अंग्रेजी क्या होता है, या से भी होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी से परिचित है, टू माने से भी होता है, जैसे राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, ठीक है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी से परिचित है, तो से का अंग्रेजी टू लगेगा। यही आपको बताया गया, फ्राम बताया भी नहीं गया। फ्राम का प्रयोग तब होता है अलगाव प्रकट होने के लिए होता है,
जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह आगरा से आया, वह ठीक है, विद्यालय से आया, ही केम फ्रॉम स्कूल, केम फ्रॉम आगरा, एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, पेड़ से गिरा। तो अलगाव तो प्रकट हो नहीं रहा है, तो यहाँ तो मतलब जानने की बात की है, तो से वैसे भी नहीं लगेगा, तो से का अंग्रेजी यहाँ टू लग जाएगा। क्लियर हो गया। ही विल ओब्लाइज मी, तो वह मुझे एहसानमंद करेगा या आभारी करेगा, कृतज्ञ करेगा, चाहे कह दो। तो आई शैल बी ओब्लाइज टू, मैं उसके लिए जो है क्या रहूँगा, उसका कृतज्ञ रहूँगा, या उसके लिए कृतज्ञ रहूँगा, या उससे कृतज्ञ रहूँगा। टू माने से भी होता है, मैं उससे कृतज्ञ रहूँगा, से या के लिए, दोनों चीज़ें, दोनों ट्रिक से आप याद करो। नो माने जानना, तो किसी चीज़ के लिए ही जाना जाता है तब भी टू लगेगा, किसी चीज़ से ही आदमी परिचित होता है तब भी टू लगेगा। ओब्लाइज माने आभारी होना, किसी चीज़ के लिए ही आदमी आभारी होता है तब भी टू लगेगा, किसी चीज़ से आभारी होता है तब भी टू लगेगा। तो इसलिए के या लिए या से की अंग्रेजी भी टू होती है, तो नो और ओब्लाइज साथ यही टू ही लगता है। अब समझ में आ गया। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, जब आप एप्लीकेशन याद करते हो तो लास्ट में एक लाइन आप याद करते हो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, वहाँ भी आप बाई यू नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल है ओब्लाइज, शैल बी लगाए हो, फिर हाईली ओब्लाइज्ड, शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाए, यानी कि पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा रहता है, तो इसीलिए वहाँ टू लगता है, बाई नहीं लगता है। क्लियर हो गया। आप यहाँ से बोलो तो एप्लीकेशन से भी दिमाग में ला सकते हो। चलिए अब अगला देख लेते हैं, सी वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं प्लीज्ड, प्लीज्ड माने होता है प्रसन्न होना, खुश होना, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, डिस्गस्टेड माने अप्रसन्न करना या अप्रसन्न होना, ठीक है, अप्रसन्न करना। और चार्म्ड माने आकर्षित होना, मोहित होना, मुग्ध होना, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। थ्रांग्ड माने क्या होता है, भीड़ से भरा हुआ होना, भीड़ से भरा हुआ। लाइन्ड माने लाइन लगाना, पंक्ति लगाना, कतार लगाना, ये सब जान ही रहे हो। आदि के बाद यानी पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। इतनी क्रियाएं आप याद कर लेना। अब इसको हम बता रहे हैं क्यों विथ लगेगी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रांग्ड, लाइन्ड, 6 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ विथ लगेगा। और 6 क्रियाएं पीछे बताया था आज आयट लगने के लिए भी, इसको भी 6 याद कर लेना। बाकी तो 2 के लिए 2 ही बताया गया है, तो आराम से आप इतना शब्द भी आपका याद हो जाएगा। क्यों लगेगा विथ, कारण जानो, ट्रिक जानो, कैसे जानोगे कि विथ लगाएं। प्लीज्ड माने होता खुश होना, तो विथ माने क्या होता है, साथ। तो किसी के साथ ही रहोगे तभी तो खुश रहोगे, कि अकेला आपको कहीं छोड़ दिया जाए खुश रहोगे? नहीं, अकेला आदमी खुश नहीं महसूस करता, ठीक है। तो गाना है तन्हा 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 लोनली लोनली, तो मतलब तन्हा माने क्या होता, अकेला। वो थोड़ा सा दुखी होकर क्या करता है, वो गाता है फिल्म में, ठीक है। तो इसलिए अकेला तो आदमी क्या करता है, दुखी होगा, तो साथ में रहेगा क्या होगा, खुश होगा। तो प्लीज्ड के साथ इसलिए विथ लगेगा। चलिए आपको एंटरटेनमेंट भी हो गया। सेटिस्फाइड माने क्या होता है, संतुष्ट होना, तो किसी के साथ ही आदमी रहेगा संतुष्ट रहेगा ना। अगर किसी के साथ रहने को आप मिल रहा है तो संतुष्ट रहेगा, अकेला अगर रह रहे हो तब भी नहीं संतुष्ट रहते हो अपने आप से। अगला डिसगस्टेड, भाई कोई आदमी किसी के साथ रहना चाहता है, साथ मिल गया तो संतुष्ट हो गया, तो किसी के साथ। डिसगस्टेड माने अप्रसन्न होना, तो आदमी किसी के साथ ही अप्रसन्न होता है, किसी के साथ रह रहा है, कोई ऐसी बात हो गई कि वो उससे अप्रसन्न हो गया, नाराज हो गया, तो इसलिए डिसगस्टेड माने भी साथ ही, किसी के साथ ही आदमी है। चार्म्ड माने क्या होता है, मोहित होना, मुग्ध होना, आकर्षित होना, ठीक। अब देखिए क्या है, चार्म्ड माने क्या, मुग्ध होना, मोहित होना, किसी के साथ रहने के लिए आदमी मुग्ध होता है, आकर्षित होता है, अरे हम इनका साथ मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो किसी के साथ रहने के लिए आदमी आकर्षित होता है, तो आकर्षित होना का अंग्रेजी चार्म्ड होता है, इसलिए विथ लगेगी। थ्रांग्ड माने तो भीड़ से भरा होना। अच्छा, भीड़ से कब आदमी भरा रहेगा, जब कई लोग साथ में रहेंगे तभी तो भीड़ से भरा हुआ। जैसे एक कमरा क्लास भीड़ से भरा हुआ है, कोई भी स्थान भीड़ से भरा हुआ, जब सब लोग साथ में रहेंगे तब, तो इसलिए थ्रांग्ड साथ विथ लगेगा। लाइन माने होता है पंक्ति में खड़े होना, लाइन लगाना, तो लाइन लगाओगे तो क्या रहोगे, साथ में ही रहोगे तभी तो लाइन लगाओगे, कि सब लोग भाग जाओ दूर दूर हो जाओगे तो लाइन थोड़ी ना लग पाएगी। सब लोग साथ में रहते हो, खड़े होते हो, आगे पीछे प्रार्थना में खड़े होते हो तो लाइन लगाते हो। तो इस तरह से सभी का कहीं न कहीं से साथ से कनेक्शन है, संबंध है, इसलिए संबंध सूचक शब्द विथ ही लगेगा, ठीक। विथ का क्योंकि रूल है भाई, जब 2 लोगों में या 2 से अधिक लोगों में मतलब संयोग हो, मेल मिलाप हो, सब लोग साथ में रहें, तो हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। जैसे आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दे आर विथ मी, वे मेरे साथ हैं। चलिए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं ताकि
माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे प्लीज्ड माने खुश कर दिया। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार से खुश है। देखिए विथ माने साथ भी होता से भी होता है, इतना जान लो, साथ भी होता है से भी होता है, तो से भी कहा जाता तब भी विथ लगता, तो यहाँ सब से के अर्थ में विथ ही लगे क्योंकि वो साथ का सेंस उसमें छिपा रहता है, ठीक ना। अगला है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, तुम्हारा कार्य जो है अधिकारी को संतुष्ट करता है। तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, अधिकारी तुम्हारे कार्य से संतुष्ट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिस्फाई वाला भी परीक्षा में आ चुका है कई बार, ठीक है ना। नो वाला सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेटिस्फाई भी पूछा गया है, इसलिए सेटिस्फाई के साथ विथ लगाना पेपर में आएगा, न कि लगा देना आप बाई, और नो के साथ भी टू लगाना, बाई मत लगाना। क्लियर, ये दोनों विशेष रूप से याद कर लीजिए क्योंकि दोनों आ चुके हैं, ठीक। आने के कोई भी आ सकता है, प्लीज़ भी आ सकता है, लेकिन जो आया है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये दोनों मोज, तो सेटिस्फाई साथ बाई लगे नहीं लगे विथ लगेगी। अगला है हिज फेलर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स, उसकी असफलता ने उसके माता पिता को डिसगस्टेड माने अप्रसन्न कर दिया। तो हो जाएगा हर पेरेंट्स वर डिसगस्टेड विथ हर फेलर, उसकी माता पिता उसकी असफलता से अप्रसन्न है हो गए थे। हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, उसका मधुर गीत श्रोता को क्या, चार्म्ड माने क्या होता, आकर्षित करना, मुग्ध करना। तो हो जाएगा द लिसनर्स वर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग, श्रोता उसके मधुर गीत से क्या हो गए, मुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए। अगला है द स्टूडेंट्स थ्रांग्ड द कॉलेज हॉल, विद्यार्थी कॉलेज हॉल में भीड़ लगा लिए, भीड़ से भर गए या भीड़ लगा ली। तो हो जाएगा द कॉलेज हॉल वाज थ्रांग्ड विथ द स्टूडेंट्स, कॉलेज हॉल यानी कॉलेज का जो हॉल था, हॉल मीन्स बड़ा कमरा विशाल का एक, ठीक है, वो भीड़ से विद्यार्थियों हाँ, कॉलेज हॉल वाज थ्रांग्ड विथ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों से क्या, विद्यार्थियों की भीड़ से भर गया। द पैसेंजर्स लाइन द बुकिंग विंडो, यात्री लोग बुकिंग यानी बुक करने वाली खिड़की पर क्या थे, लाइन लगाए थे, टिकट बुक करने की खिड़की पर लाइन लगाए थे। तो हो जाएगा द बुकिंग विंडो वाज लाइन विद द पैसेंजर्स, बुकिंग विंडो बुक करने वाली खिड़की या आरक्षित करने वाली खिड़की पर यात्रियों से लाइन लगी हुई थी, यात्रियों से लाइन लगी हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और रूल बचा है इसका, कंटेंट और इंटरेस्टेड, ये दो शब्द ऐसे हैं, वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में करें, इनके बाद क्या लगता है, इन लगता है। इन किसके साथ लगे, कंटेंट के साथ, इंटरेस्टेड साथ। तो देख लीजिए, कंटेंट माने क्या होता है, रखना, रखना या समाहित करना, और इंटरेस्ट माने होता है रुचि लेना। अब इसकी ट्रिक जान लीजिए क्यों इन लगता है। रखना तो किसी चीज़ में ही आदमी कोई चीज़ रखता है ना, तो मैं अंग्रेजी इन लगता है, जैसे बैग में क्या रखते हो, पुस्तक रखती हो, बॉक्स में सामान रखते हो। और इंटरेस्ट माने रुचि, किसी चीज़ में ही रुचि लेता है, जैसे मेरे गाड़ने में रुचि है, पढ़ाने में रुचि है, किसी के डांस करने में रुचि है, तो किसी न किसी चीज़ में ही आदमी रुचि लेता है, ठीक। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। दिस बॉक्स कंटेंस मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इस बॉक्स में कई सुंदर चीज़ें रखी जाती हैं। तो हो जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स, कई सुंदर चीज़ें इस बॉक्स में रखी जाती है। इन्हें कहोगे इस बॉक्स के द्वारा रखी जाती, बॉक्स में रखी जाती है, तो वैसे भी द्वारा आता भी नहीं, इसलिए बाय हम लगाएंगे नहीं, मैं आता हूँ, इन लगाएंगे, ठीक। अगला है दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स, यह मुकदमा वकीलों में रुचि लाता है। तो द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, वकील इस केस में, इस मुकदमे में रुचि लेते हैं। केस माने मुकदमा, झगड़ा, बवाल, कहते हैं केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, मामला। अगला है दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, हो गया क्लियर। इस यह किताब मुझ में रुचि देती है, तो यह यानी कि मेरी इस किताब में रुचि है, बस। अब देखिए और भी देख लेते हैं, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती है, पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। मतलब अब तक तो बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन वाला प्रयोग था, सभी प्रयोग खत्म हो गए हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ कुछ और अतिरिक्त जानकारियाँ दे दी गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं फटाक से। कारण कि कुछ आकर्मक क्रिया होती है, प्रीपोजिशन का प्रयोग इनके साथ जब हो जाता है तो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती हैं, तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन इनके साथ लगा रहता है। जैसे भाई देखिए, इन अकर्मक क्रिया तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकती है, लेकिन ग्रामर का एक रूल है, अकर्मक क्रिया के साथ भी अगर प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो कुछ क्रिया ऐसे हैं तो सकर्मक बन जाती है। सकर्मक बन गई तो उनके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, तो पैसिव वॉइस आराम से हम बना देते हैं। लेकिन ध्यान ये देना कि जो प्रीपोजिशन लगा के सकर्मक बनाया गया वो प्रीपोजिशन भी उसके साथ रहेगा और बाई भी लगेगा। क्लियर, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे द गर्ल्स लाफ्ड मी एट मी, लड़कियों ने मेरा हंसी उड़ाया, तो आई वाज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स, मेरी लड़कियों के द्वारा हंसी उड़ाया गया। तो यहाँ देखिए एट भी लगा, बाई अलग से लगा।
दूसरा, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, वह मेरे बच्चों की देखभाल करता है, तो हो जाएगा माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम, मेरे बच्चों की उसके द्वारा देखभाल की जाती है। तो यहाँ लुक माने देखना नहीं, लुक आफ्टर का पूरा इकट्ठा अर्थ लिया, देखभाल करना। ऊपर वाले में लाफ माने हंसना नहीं, लाफ एट माने हंसी उड़ाना। तो जब प्रीपोजिशन लग जाता तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि तो इसीलिए आराम से उसके साथ जो है हम पासुबास बना देते हैं, बाय भी लगा देते हैं। और आगे पाँचवें में बताया कि कुछ जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पासुबास में, उनके कोई भी एक ऑब्जेक्ट उनमें से सब्जेक्ट बना सकते हो, समझ गए कि नहीं? और कह रहे दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर ही रहता है। उदाहरण यहाँ दिया गया, देखिए, ही गेव मी ए रूपी, तो मी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए, आई वाज गिवन ए रूपी, जो बचा उसको बाद में लिख के बाय हिम कर दिए। या तो ए रूपी को देखिए इसमें करके बनाया, ए रूपी वाज गिवन मी बाय हिम। तीसरा तरीका है, ए रूपी वाज गिवन टू मी। अब देखिए ए रूपी भी ऑब्जेक्ट है, अब मी भी ऑब्जेक्ट है, भले इसमें सब्जेक्ट बना दिया है, इसलिए टू भी हम लगा सकते हैं। क्लियर? तीनों तरीके से इसको आप बना सकते हो। दूसरा वाक्य भी उसी तरह से, आई टाट हिम इंग्लिश, तो हिम का ही बना दिया पहले, तब टाट के बाद इंग्लिश पहले लिख दिया गया, फिर बाय करके आई कमी किया गया। दूसरे में इंग्लिश को बना दिया गया, तो टाट के बाद टू हिम कर दिया गया बाय हिम, या टू नहीं लिखेंगे हिम भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। आप समझ गए कि नहीं? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान ले वो तो नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट को ही यहाँ सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ही है एक हिसाब से, तो इसलिए टू भी लगा सकते हो। भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले टू लगता है ना, इसी रूल से हम लगा सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा तो पासुबास में, तो उसके पहले टू लगा देते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कोई बात नहीं, सब्जेक्ट लिख दिया गया है, बना दिया गया, तो यहाँ पहली बार लिख रहे हैं इसलिए नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। वैसे आप लोग टू लगा दिया करो, बेटर होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम आपको कुछ और विशेष प्रकार के रूल बताएंगे और साथ ही साथ हम इम्परेटिव सेंटेंस भी बताएंगे कल। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का पासुबास बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।